केमिस्ट्री का हम लोग अभी सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो पहला चैप्टर देखो तुम लोगों ने सीखा था, उसमें बेसिकली सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस किस तरीके से लिखते हैं इस बारे में बातचीत की थी। कितनी प्रकार की केमिकल रिएक्शंस होती हैं इस बारे में बातचीत की थी, है ना। तो अभी इसी चैप्टर में आपको उसी बातचीत को थोड़ा सा और आगे लेकर जाना है। मतलब बेसिकली जिसको केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 आता है ना, उसको ये चैप्टर नंबर 2 भी आएगा, ठीक है। और अगर कोई ऐसा है जिसको केमिकल रिएक्शंस लिखना नहीं आता है तो उसके लिए ये चैप्टर को समझ पाना डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि थेरी है, बट उसकी रिएक्शंस को रटना एक्सट्रीम डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि रटने जैसा कुछ है ही नहीं। सब कुछ एकदम लॉजिकल है, सिंपल है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे तरीके से सिर्फ रिएक्शंस लिखनी है, जो कि आपने चैप्टर 1 में ऑलरेडी सीखा है। तो आज की क्लास तो खैर हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास होगी। इसमें हम लोग सीखेंगे, सुनेंगे कि आखिर इस एंटायर चैप्टर में हमारा डिस्कशन होने क्या वाला है। तो देखो, इस चैप्टर में आप टोटल 3 चीज़ों को एनकाउंटर करोगे। एक होगा एसिड, एक होंगे आपके बेस और एक होंगे आपके सॉल्ट। देयर विल बी टोटल 3 थिंग्स। एक होगा एसिड, एक होगा बेस और एक होगा सॉल्ट। तो जरा शुरुआत करते हैं कि आखिर एसिड क्या होता है, आखिर बेस क्या होता है और आखिर सॉल्ट क्या होता है। तो अगर हम पुराने ज़माने में जाएं, ठीक है, आज से कई सालों पहले, तो आज से कई सालों पहले होता कैसा था कि लोग एसिड उस चीज़ को कहते थे, ठीक है, एसिड उस चीज़ को कहते थे जिस चीज़ को, मतलब ऐसा कोई सब्सटेंस, ठीक है, जिसको हमने जब वाटर में डिज़ोल्व किया तो वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद जो टेस्ट आया, टेस्ट का मतलब समझते हो ना, उसको टेस्ट करने पे जो चीज़ सौर लगती है, ठीक है, खट्टी खट्टी सी लगती है, उसको हम लोग क्या कहते थे, एसिड, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते थे, एसिड। ये बहुत पुराने ज़माने की बात है। टेस्ट के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन हुआ, ठीक है। टेस्ट के अकॉर्डिंग वैसे ही बेस का भी क्लासिफिकेशन किया गया कि अगर मान के चलते हैं कोई सब्सटेंस है और उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को आपने पानी में डिज़ोल्व किया, तो पानी में डिज़ोल्व करने के बाद, ठीक है, पानी में डिज़ोल्व करने के बाद अगर उसका टेस्ट, ठीक है, अगर उसका टेस्ट मान के चलते हैं कड़वा वाला आता है, कड़वा मतलब बिटर, है ना, तो ऐसे सब्सटेंस को वो लोगों ने क्या नाम दे दिया कि भैया तुम कौन हो, एक बेस हो। बट तुम खुद सोचो, किसी भी सब्सटेंस को ऐसे टेस्ट कर लेना, स्मेल कर लेना, टच कर लेना, क्या ये सही है? क्या पता यार कौन सा केमिकल कितना ज़्यादा हार्मफुल निकल जाए। इसीलिए कभी भी केमिकल्स को टच नहीं करना चाहिए डायरेक्टली। कभी भी उनको टेस्ट, ड्रिंक, ईट, स्मेल, ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। हाँ, बट ये एक ऑब्जर्वेशन है कि ऐसे सब्सटेंस जो पानी में जाने के बाद खट्टा टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, दैट आर टर्म्ड एज एसिड, एंड जो कड़वा टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, है ना, दैट आर टर्म्ड एज बिटर। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, उस पर भी हम लोग बातचीत करते हैं, बट ये पुराने ज़माने की बातचीत। पुराने ज़माने की बातचीत तो एक ये भी थी कि जिन सब्सटेंसेस के अंदर बेस होता है, ठीक है, जिन सब्सटेंसेस के अंदर में क्या होता है, बेस होता है, ये बेस वाले सब्सटेंसेस को अगर आप टच करोगे, ठीक है, अगर आप इनको टच करोगे तो आपको स्लिपरी चिकना वाली फीलिंग आएगी। जैसे अपन साबुन से नहाते हैं, साबुन जो होता है उसके अंदर या उसको बनाते वक्त बेस का इस्तेमाल होता है, ठीक है, साबुन को बनाते वक्त किसका इस्तेमाल होता है, बेस का। तो तुम देखना, साबुन जब हम पानी उसमें लगा लेते हैं अपनी बॉडी पे, जब उसको रब करते हैं तो कई बार साबुन स्लिप होकर हमारे हाथों से गिर जाते हैं, उसे कहते हैं स्लिपरी वाला फील, ठीक है, कि अच्छा ये स्लिपरी फील होता है। तो एक्चुअली में बेस को अगर लेट से आपने टच किया, या ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर बेस है आपने अगर उनको टच किया, है ना, तो ऑन टचिंग दे फील स्लिपरी, वी फील स्लिपरी, ठीक है। हमें टच करने पर हमें कैसा लगता है, हमें स्लिपरी सा लगता है। ये हम लोगों की बातचीत थी, ठीक है, हमें क्या लगता है, स्लिपरी लगता है। चलो, ये भी एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन हो गया कि आखिर एसिड क्या होते हैं, आखिर बेस क्या होता है। बट जैसा कि मैंने अभी बताया
कि किसी भी सब्सटेंस को इस तरीके से डायरेक्टली टच कर लेना हार्मफुल होता है, खा लेना हार्मफुल होता है। क्या पता भाई कल को कोई ऐसा सब्सटेंस आ जाए जो सीधा तुम्हारे गले वाले को जला दे, उंगली जल जाए फिर। सो इट इज़ नॉट एट ऑल अ गुड ना, है ना। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि कुछ ज़्यादा बेटर साइंटिफिक तरीके होने चाहिए, ठीक है, जिसमें हम बिना उन्हें टच करे, स्मेल करे, टेस्ट किए हम उनको डिस्क्राइब कर सके कि अच्छा ठीक है तुम एसिड हो या फिर तुम बेस हो। तो सबसे पहला तरीका साइंटिफिक वे में अगर मैं बातचीत करूं तो सबसे पहला तरीका जो आया वो बेसिकली था लिटमस पेपर, ठीक है। क्या था ये आप लोगों का ये साइंटिफिक तरीका जो मार्केट में उतर के आया, ये क्या था, लिटमस पेपर। स्कूल में अगर तुम लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं तो लिटमस पेपर को देखा ज़रूर होगा। अगर मान के चलते हैं लिटमस पेपर आपने नहीं देखा है तो जाइए फार्मेसी वाले की दुकान में, उससे लिटमस पेपर मांगिए, आपको मिल जाएगा, है ना। अच्छा, लिटमस पेपर एक प्रकार का इंडिकेटर है, टाइप ऑफ इंडिकेटर, ठीक है, बराबर। लिटमस पेपर एक क्या है, टाइप ऑफ इंडिकेटर। मैडम इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? देखो इंडिकेटर का साफ साफ इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं। मतलब अगर तुम्हारे घर में एक इंग्लिश की डिक्शनरी की किताब है, आप उसको खोलिए, देखिए इंडिकेटर का मतलब क्या है, तो आपको क्या पता चलेगा। वहाँ पे आप डिक्शनरी में अगर आप ओपन करके देखेंगे, इंडिकेटर का मतलब ये बताएगा कि कोई ऐसी चीज़ जो किसी बात को समझाती है कि ऐसा करेंगे तो ये हो रहा है, वैसा हो रहा है, मतलब शॉर्ट में, एकदम शॉर्ट में, है ना, इंडिकेट करती है, जो दर्शाती है। जैसे अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको लेफ्ट टर्न लेना है, आपको राइट टर्न लेना है ना, तो ऐसे केस में आप क्या करते हो, गाड़ी का इंडिकेटर शुरू करते हो। अच्छा, जिससे ये पता चलता है पीछे आपके चलने वाले को कि आप लेफ्ट टर्न लेने वाले हो कि राइट टर्न लेने वाले हो। रोड पे आप चलते हो, सिग्नल लगता है, लाल बत्ती, नीली बत्ती, पीली बत्ती, ऑरेंज बत्ती, काली बत्ती, है ना, जिससे पता चलता है कि चल लाल है मतलब रुकना है, ऑरेंज मतलब जस्ट अभी होने वाला, ग्रीन मतलब आप जा सकते हो, राइट। अच्छा ठीक है, तो ऐसे केस में इंडिकेटर का मतलब ही वही होता है, ऐसा सब्सटेंस जो ये बताता हो, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में मैं इंडिकेटर की बात कर रही हूँ, ठीक है। ट्रैफिक पुलिस के अकॉर्डिंग इंडिकेटर का मतलब होता है सिग्नल्स की लाइट या गाड़ियों की लाइट, बट हम केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर इंडिकेटर का मतलब समझें तो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग इंडिकेटर का मतलब होता है एनी सब्सटेंस जो कुछ आइडेंटिफाई करता है, स्पेशली एसिड और बेसिस को आइडेंटिफाई करता है। एनी सब्सटेंसेस विच आइडेंटिफाई, ठीक है, इट इज़ एसिड और बेस, कि वो पर्टिकुलर चीज़ एसिड है या फिर वो पर्टिकुलर चीज़ बेस है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप जिस इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं, जिस सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं, उसको कहा जाता है इंडिकेटर, ठीक है। अब इंडिकेटर हो सकता है सॉलिड हो, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया लिटमस पेपर एंड ऑल। हो सकता है इंडिकेटर आपका लिक्विड भी हो सकता है। लैब्स में जब आप 11th क्लास में जाएंगे, जब आप टाइट्रेशंस परफॉर्म करेंगे, तब वहाँ पे आपको फिनोप्थैलिन नामक एक इंडिकेटर मिलेगा, वो लिक्विड होता है, पता है, फिनोप्थैलिन। अच्छा ठीक है, तो इंडिकेटर्स लिक्विड भी हो सकते हैं, डन। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन नंबर 1। क्लासिफिकेशन नंबर 2 पर अगर मैं आ जाऊँ तो इंडिकेटर्स को ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। ऐसे इंडिकेटर जो नेचुरल है, यानी कि नेचर की चीज़ों से आप लोगों को मिल रहा है, और एक ऐसा इंडिकेटर जो बोलो क्या है, सिंथेटिक है, जो आपको नेचुरल चीज़ों से नहीं मिल रहा है, आप उसको ऑब्टेन कर रहे हो, ठीक है, आप उसको सिंथेसाइज कर रहे हो, आप उसको बना रहे हो, वो हो गया एक सिंथेटिक इंडिकेटर, है ना। तो नेचुरल इंडिकेटर्स भी हमारे पास है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी हमारे पास है। कौन सा इंडिकेटर किस केमिकल रिएक्शन में काम आएगा, वो एक्चुअली उस इंडिकेटर और उस रिएक्शन की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है ना। अगर जैसे मान लेते हैं मुझे ऐसा लगता है कि फिनोप्थैलिन को मैं इस पर्पस के लिए एज एन इंडिकेटर यूज़ कर सकती हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि फिनोप्थैलिन हमेशा हर चीज़ के लिए एज एन इंडिकेटर यूज़ होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हो सकता है कि कई ऐसी केमिकल रिएक्शंस हो जिसमें इंडिकेटर फिनोप्थैलिन को लेने से कोई मतलब ही नहीं है, इट इज़ अ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड ऑल। तो
कौन सा इंडिकेटर किस रिएक्शन में यूज़ होता है, या फ्यूचर में हायर क्लासेस में जब आप जाएंगे, जब आप टाइट्रेशन प्रैक्टिकल्स करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि अच्छा इस रिएक्शन के लिए ये इंडिकेटर यूज़ होता है। ठीक है, बराबर। अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है ना। जैसे आपने बायोलॉजी वगैरह में पढ़ा भी होगा कि अगर हमको पता लगाना हो कि फलाने चीज़ के पास ग्लूकोज है कि नहीं है, तो हम स्टार्च इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। सोचो, क्या हम वहाँ पे फिनोप्थैलिन यूज़ करते हैं? नहीं, है ना। तो एक्चुअली आप कौन सी चीज़ यूज़ कर रहे हो, ये वाली जो चीज़ है इंडिकेटर, ये सब्सटेंस टू सब्सटेंस, रिएक्शन टू रिएक्शन, ये क्या करती है, वेरी करती है। ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि इंडिकेटर मतलब अगर एक फिनोप्थैलिन है या फिर लिटमस अगर एक इंडिकेटर है तो जीवन भर के लिए फिनोप्थैलिन हर किसी का इंडिकेटर बन गया। रिएक्शन टू रिएक्शन वो चीज़ क्या करेगी, वेरी करेगी, चेंज करेगी। आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे, जितनी ज़्यादा केमिस्ट्री की स्टडी करेंगे, धीरे धीरे आपको पता चलता जाएगा, अच्छा ये इस चीज़ के लिए, अच्छा वो उस चीज़ के लिए। ठीक है, खैर। तो इंडिकेटर मतलब हमारे चैप्टर के अकॉर्डिंग एनी सब्सटेंस विच आइडेंटिफाई वेदर द सब्सटेंस इज एसिड और बेस। बट इसका ये मतलब नहीं होता है कि इंडिकेटर का यूज़ सिर्फ एसिड और बेस पता करने के लिए होता है, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया जा सकता है। जैसा कि बायोलॉजी में यूज़ करते हैं कि बताओ उस फलाने चीज़ के अंदर ग्लूकोज है कि नहीं है, तो बताओ, वो भी इंडिकेटर हुआ, स्टार्च भी एक इंडिकेटर हुआ। बट हमारा जो चैप्टर चल रहा है, उस चैप्टर के अकॉर्डिंग एसिड और बेस को जो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करे, उसको बेसिकली हम इंडिकेटर कहेंगे। अगर नेचुरल किसी सोर्स से ऑब्टेन किया जा रहा है, देन इट विल बी टर्म्ड एज नेचुरल इंडिकेटर। अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू होके गुजर रहा है, आप उसको खुद केमिकली बना रहे हो, देन इट विल बी टर्म्ड एज व्हाट, आप लोगों का सिंथेटिक इंडिकेटर। डन। क्या ये बात समझ में आ रही है? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जैसे हमारे आजू बाजू, हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे फूल होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। जैसे उन्हीं में एक बहुत ही फेमस फ्लावर है, ठीक है, इसका नाम है हाइड्रांजिया। ये अभी मैं गूगल करके बताऊंगी हाइड्रेंजिया क्या है, कौन है। एक और फ्लावर है जिसका नाम है पिट्यूनिया, और एक और फ्लावर है जिसका नाम है गेरेनियम। ये ऐसे 3 फ्लावर्स हैं जिनकी पत्तियाँ, जिनकी पेटल्स, ठीक है, ये पेटल्स ऑफ दीज फ्लावर्स, इन फ्लावर्स की जो पेटल्स हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हो एज एन इंडिकेटर। अगर मान लेते हैं हाइड्रांजिया, इसकी पेटल मान लो येलो कलर की है, मान लो कि येलो कलर की है, तो जब आप इनको किसी एसिड में डालोगे, तो एसिड में डालने से क्या होगा, इसका जो येलो कलर का पेटल है उसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसका क्या हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। बताओ, तो इसीलिए हम इन फ्लावर की पेटल्स को एज एन इंडिकेटर हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इनमें क्या ये शो करेंगे, ये बेसिकली कलर चेंज शो करेंगे। क्या करेंगे, कलर चेंज शो करेंगे। इसके अलावा आप लोगों ने प्याज ये सुना ही होगा, अनियन, है ना। इसके अलावा एक और होता है वैनिला। वैनिला की तो खैर सभी लोग आइसक्रीम वगैरह भी बड़े चाव से खाते हैं। जो अनियन और वैनिला होता है, जब आप इन्हें किसी एसिड या फिर किसी बेस के अगर आप संपर्क में लेकर आते हो, ठीक है, तो ये दोनों क्या करते हैं, अपनी स्मेल चेंज करते हैं। देखो, प्याज की स्मेल सबको पता है कि कैसी होती है, वैनिला की स्मेल सबको पता है कैसी होती है। अगर कोई ऐसा है जिसको नहीं पता कि प्याज की सुगंध कैसी होती है, जाओ जरा किचन में प्याज काट के उसकी सुगंध को फील कर लो, पता चल जाएगा कैसी होती है। वैनिला आइसक्रीम खा के देख लो, वैनिला की स्मेल पता चल जाएगी। तो बेसिकली हर इंडिकेटर कलर चेंज करता हो ऐसा नहीं होता। कई ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो अपनी स्मेल चेंज करते हैं अगर वो किसी एसिड या किसी बेस के संपर्क में आते हैं। तो मैं बताऊंगी कौन सी स्मेल होती है, कौन सा कलर चेंज होता है, पूरा लिख के दिखाऊंगी एक एक चीज डिटेल में। बट तो ऐसे इंडिकेटर्स जो कलर चेंज करते हैं, इन इंडिकेटर्स को स्पेशली हम लोग नाम देते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। क्या नाम देते हैं इनको, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। पेपर में 1 मार्क का एमसीक्यू आराम से पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो ध्यान रखना, जिसमें स्मेल चेंज होता है ना कि कलर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। 2 ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल पूछ लिए जा सकते हैं। एक पूछ लिया जा सकता है अनियन और एक पूछ लिया जा सकता है आप लोगों का वैनिला।
ठीक है, आप इसको याद रखिए। अच्छा, वनीला के अलावा एक और होती है आप लोगों की, क्या कहते हैं उसको हिंदी भाषा में, रुको, लौंग, और इंग्लिश में कहते हैं उसको क्लोव। बराबर, लौंग तुमने देखा होगा घरों में, अपन अपने डब्बे में खाना खाने के बाद सौंफ, सुपारी, लौंग, इलायची, आई थिंक ये सारा सामान रहता है। तो वो जो लौंग होती है ना, वो भी एक प्रकार से आप लोगों का क्या है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। तो मैंने तुमको 3 ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बता दिए, ठीक है। और उसके अलावा मैंने आपको कुछ ऐसे इंडिकेटर्स भी बता दिए जो कलर चेंज करता है ना। अभी देखो हम कैसा है, जब लैब में काम करते हैं, अब मेरे को लैब में काम करते करते ये पता लगाना है कि मेरे पास जो सब्सटेंस है वो पर्टिकुलर सब्सटेंस मेरा एसिड है कि बेस। तो मैं दौड़ते दौड़ते वनीला खरीदने तो जाऊंगी नहीं, दौड़ते दौड़ते लौंग तो खरीद के लाऊंगी नहीं, आपका ये हाइड्रेंजिया का फ्लावर तो तोड़ के लाऊंगी नहीं। तो ऐसे में हमने क्या किया, एक बहुत ही प्यारा इंडिकेटर हमने बनाया, ठीक है। भले ही बनाया हमने है, जैसे अब देखो ऊन होता है, ऊन मतलब वूल, कॉटन मतलब रुई। ये दोनों चीज़ें आती कहाँ से, एक एनिमल से आता है, एक प्लांट से आता है। बट जो ऊन मार्केट में मिलता है, उस ऊन को कलर हम देते हैं, उसको ऊन के फॉर्म में लाते हम हैं, लेकिन बेसिकली वो स्टार्ट शुरू कहाँ से होता है, एनिमल की बॉडी से ही होता है ना। तो ऊन को नेचुरल कहते हो, बराबर, ऊन को नेचुरल कहते हो, सिल्क को नेचुरल कहते हो, है ना। तो वैसे ही भले हमने लिटमस को बनाया है, पेपर के फॉर्म में हम लिटमस बनाते हैं। एक और आपका नेचुरल इंडिकेटर होता है जिसको मैंने कहा था, आप मार्केट में जाके खरीद भी सकते हैं, ठीक है। ये लिटमस पेपर जो होता है आप लोगों का, राइट। अच्छा, तो ऐसे केस में ये जो लिटमस पेपर है ये भी एक प्रकार का, बोलो क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। ये कैसा है, नेचुरल इंडिकेटर। इसका अगर आप कलर देखेंगे तो ये खुद सेल्फ, जब मतलब आप मार्केट से लिटमस पेपर खरीद के लेकर आएंगे, ठीक है, तो ये लिटमस पेपर भले ही आप खरीद कर लेकर आ चुके हैं, बट ये लिटमस पेपर आप लोगों का कैसा सब्सटेंस रहेगा, ये आप लोगों का नेचुरल सब्सटेंस रहेगा। आपको ऐसा लगेगा कि अरे मैडम ये नेचुरल कैसे हो सकता है, ठीक है, हम लोगों ने तो इसको क्या कहते हैं बनाया है। बट भैया ऊन को भी तो आप ही बनाते हो ना, बट ऊन ऑब्टेन कहाँ से होता है, जिस एनिमल की बॉडी से ऑब्टेन होता है वो तो नेचुरल है, राइट। इसीलिए लिटमस पेपर को भी किसकी कैटेगरी में डाला जाता है, नेचुरल इंडिकेटर की कैटेगरी में डाला जाता है। आपको लिटमस पेपर के रिस्पेक्ट में कुछ स्पेशल पॉइंट्स पता होने चाहिए, जैसे कि पॉइंट नंबर 1 कि लिटमस पेपर एक पर्पल कलर की डाई है। डाई मतलब कलर, ठीक है। कहाँ से ऑब्टेन होता है, एक प्लांट होता है जिसका नाम होता है लीचेन, ठीक है। हम गूगल करके देखेंगे कैसा दिखता है भैया लीचेन, ठीक है। लीचेन से ऑब्टेन होता है। जब आप 9th क्लास में थे, आपने एनिमल क्लासिफिकेशन और प्लांट क्लासिफिकेशन पढ़ा था, तो लीचेन बेसिकली प्लांट की कौन सी डिवीजन में पाया जाता है, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, है ना। तो ये थैलोफाइटा वाले ग्रुप में ये पाया जाता है, डन, थैलोफाइटा वाले प्लांट के डिवीजन में पाया जाता है, ठीक है। तो इसी लिटमस को हम लोगों ने यूज़ करना शुरू कर दिया। किस पर्पस के लिए हमने यूज़ करना शुरू कर दिया, एज एन आवर इंडिकेटर इन लैबोरेटरी। बहुत फेमस है ये लिटमस, बहुत फेमस है। खैर मैं और लोगों के भी नाम बता रही हूँ, बट बहुत फेमस है लिटमस। कैसे फेमस है उस पर भी बातचीत करते हैं, बट बहुत फेमस है। इसके अलावा घर में जो हल्दी होती है ना, टर्मरिक भी किसके जैसे एक्ट करती है, एज एन लिटमस। मैं तुम्हें इसका एक एग्जाम्पल भी बता सकती हूँ। आप इसे अपने घर में अभी इस वीडियो को देखते देखते भी परफॉर्म करके देख सकते हैं क्या सही में टर्मरिक एक लिटमस है कि नहीं है। आपके घर में कपड़े धोने वाला साबुन होगा, ठीक है, सर्फ एक्सल, टाइड, घड़ी, निरमा, वॉटेवर इट इज़, है ना। उसको लीजिए, पानी डाल के थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करिए, जो आपकी हल्दी है, हल्दी पाउडर को आप उसके ऊपर डाल दीजिए, वो कपड़े धोने वाले साबुन के ऊपर। तो आपकी हल्दी जो कि पहले येलो कलर की दिखती थी, अब देखना वो हल्की सी रेडिश ऑरेंज कलर की हो जाएगी। तो ये जो कलर चेंज हुआ,
ये एक्सपेरिमेंट ये बताता है कि टर्मरिक भी एक प्रकार का बोलो क्या है आप लोगों का इंडिकेटर है, ठीक है। इसके अलावा पत्ता गोभी, हम लोग जो अपने घर में सब्जी बनाते हैं वो हरी पत्ता गोभी की सब्जी बनाते हैं, बट एक आता है रेड कैबेज। इस रेड कैबेज की जो पत्तियां होती हैं ये भी किसके जैसे एक्ट करती हैं, एज अ नेचुरल इंडिकेटर। किसके जैसे एक्ट करती हैं, एज अ नेचुरल इंडिकेटर्स। तो मैंने ये तुम्हें कुछ नाम बताए नेचुरल इंडिकेटर्स के, बट इन सारे इंडिकेटर्स के इसमें जो सबसे ज़्यादा फेमस है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं वो है लिटमस पेपर, ठीक है। कंपनीज लेचिन नामक प्लांट के पास जाती हैं, उसको तोड़ती हैं, उसको कन्वर्ट करती हैं पेपर वाले फॉर्मेट में और मार्केट में बेचती हैं और फिर हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, और बाकियों को यूज़ नहीं कर सकते क्या, कर सकते हो, बट लिटमस पेपर इज़ वेरी हैंडी। अब देखो, मान के चलते हैं मैं एक लाल पत्ता गोभी लेकर आ गई और तुमको ये कहने लगी कि भैया भैया लाल पत्ता गोभी की से अपन ना भी एसिड बेस का इंडिकेटर का टेस्ट करेंगे। चलो मान लो मैंने आज एक्सपेरिमेंट नहीं किया, मैंने 2 दिन एक्सपेरिमेंट नहीं किया, ऐसे होते होते 15 दिन तक मैंने कोई एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं जिसमें मुझे इंडिकेटर का यूज़ आए। 15 दिन बाद क्या वो लाल पत्ता गोभी जिंदा रहेगी, सड़ नहीं जाएगी सब्जी, या कोई भी फूल सड़ नहीं जाएगा फिर। इसीलिए हम लोग यूज़ नहीं करते किसी भी पत्ता पत्ती फूल फाल को लैब्स में। लैब्स में जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो लिटमस पेपर होता है। पहले तो चीप होता है, पहले इजी टू यूज़ होता है ना, ख़राब नहीं होता है, आसानी से आप इसको स्टोर कर सकते हो, डैमेज नहीं होता है, इतने सारे इसके अनगिनत फ़ायदे हैं। तो जैसा कि हमारी बातचीत पहले चल रही थी कि शुरुआती दिनों में एसिड और बेस को इस बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता था कि पानी में डालने के बाद अगर उसका टेस्ट खट्टा आया, कड़वा आया, स्लिपरी आया तो तू एसिड है, तू बेस है। ये गलत तरीका था, ये अच्छा नहीं था। कई ऐसे एसिड हो सकते हैं, कई ऐसे बेसिस हो सकते हैं जो बहुत ही हार्मफुल, अगर आप उसको टेस्ट कर लो, टच कर लो, आपको डैमेज पहुंच सकता है, हार्म पहुंच सकता है, फिर हम क्या करें। तो ऐसे केस में लैब में यूज़ किया जाने लगा आप लोगों का लिटमस पेपर, ठीक है। अगर मान लेते हैं ये एक बीकर है, ठीक है, ये एक बीकर है, इस बीकर के अंदर मान के चलते हैं एसिड रखा है, तो इस बीकर के अंदर लिटमस पेपर डाला जाएगा, जो लिटमस पेपर ब्लू कलर का होगा। अगर ये कंटेनर के अंदर एक एसिड है तो ब्लू डालना, और अगर ये ब्लू डालते बराबर ये लिटमस पेपर का कलर कन्वर्ट हो गया बोलो किसमें, लाल में, तो समझ जाना कि अगर आपका कन्वर्जन हो रहा है ब्लू से लेकर रेड, तो आपका जो सब्सटेंस है वो सब्सटेंस बोलो कैसा है, एसिड। अगर ब्लू डालने के बाद कोई चेंज ही नहीं हुआ, इसका मतलब इससे आप श्योर समझ लीजिए कि आपका सब्सटेंस एसिड नहीं है। या फिर मान लेते हैं आपके पास कोई एक सब्सटेंस है जो कि बेस है, इस बेस वाले सब्सटेंस में आपने क्या डाल दिया, इस बेस वाले सब्सटेंस में आपने रेड लिटमस पेपर डाल दिया। तो आपके रेड लिटमस पेपर डालने से बोलो क्या होगा, अगर मान के चलते हैं कि आपका रेड लिटमस पेपर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है डिप करते बराबर, तो आप यहाँ से कंफर्म समझ लीजिएगा कि अच्छा ठीक है, रेड वाला कन्वर्ट हुआ है ब्लू में, इसका मतलब ये सब्सटेंस कैसा है, आपका बेस। ये आपको याद रखना पड़ेगा, पेपर में एमसीक्यूज़ के लिए बहुत अच्छे से पूछा जाता है कि बताओ इसके अंदर हमने ये डिप किया, वो डिप किया, तो इसका कलर इसमें कन्वर्ट हुआ, उसमें कन्वर्ट हुआ, तो बताइए कि वो सब्सटेंस ज़रूर क्या रहा होगा, पूछा जाता है बहुत बार। तो इसीलिए हम लिटमस पेपर को लैब्स में बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ करते हैं एसिड और बेस आइडेंटिफाई करने के लिए। आप भी कर सकते हो, फार्मेसी वाले के पास जाओ, उसको बोलो कि भैया लिटमस पेपर दे दो, अपने घर में नींबू काटो, नींबू के ऊपर लिटमस, नींबू में कौन सा, नींबू एसिडिक होता है या बेसिक होता है, नींबू आप लोगों का एसिडिक होता है, उस नींबू में आप क्या डाल दीजिए, अपना कौन सा लिटमस पेपर डालेंगे, ब्लू, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा, अरे वाह कि मेरे को मेरा नींबू एसिडिक है। नींबू, मौसम्बी, संतरा, ठीक है, इमली का पानी, कोई भी ऐसी चीज़ जो एसिडिक नेचर की है उसमें आप ये ब्लू लिटमस पेपर डाल सकते हैं। तो इस तरीके से ब्लू लिटमस पेपर डालने से कोई भी चीज़ एसिडिक है कि बेसिक ये पता चल जाता है, ठीक है। अगर वो कन्वर्ट हुआ आप लोगों का रेड में,
हमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है याद रखने में कि अरे यार एसिड में ब्लू डालना है कि एसिड में रेड डालना है, रेड डालेंगे कि ब्लू डालेंगे, और पेपर में हम गड़बड़ करके आ जाते हैं। तो एक शॉर्टकट है, एक शॉर्ट फॉर्म है, वो मैं लिखवा कर देती हूँ। इस शॉर्टकट के वाया तुम्हें ये चीज़ याद रखने में थोड़ी आसानी होगी कि रेड डालते हैं कि ब्लू डालते हैं, रेड डालना है कि ब्लू डालना है, किस में क्या डालना है। ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि देखो क्या है, एक वर्ड है, इस वर्ड को ध्यान से सुनेंगे। द वर्ड इज ए ब्लू, BLU, ब्लू, RH। ये वर्ड आप याद रखिए। कैसे रीड करते हैं इसे? ए ब्लू RH। अब तुम्हें जैसा रीड करना है तुम कर लो। यहाँ पे ये जो वर्ड होता है ए, इस ए का मतलब होता है एसिड। यहाँ पे जो वर्ड होता है बी, इस बी का मतलब होता है BLU, ब्लू। एल का मतलब होता है यहाँ पे लिटमस। ठीक है। अच्छा, यू का खैर यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, बट आप यू को ऐसे याद कर सकते हो, टर्न्स। ठीक है, टर्न्स। और आर का मतलब होता है रेड, और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन। अब देखो इसको याद रखो, इससे क्या पता चलता है? एसिड में कौन सा लिटमस पेपर डालना चाहिए? ब्लू डालना चाहिए। ब्लू वाला डालेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये होता है इसका मतलब। अब जिस बंदे को ये पता है कि एसिड में ब्लू डालना है, अगर मैं तुमको बोलूँगी कि बता बता बेस में कौन सा डालना है, तो वो ये नहीं बोलेगा जब एसिड में ब्लू डालना था तो बेस में तो ऑब्वियस है कि उसका उल्टा यानी कि रेड डालेंगे। तो इससे कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि एसिड में आपको आखिर डालना क्या है। ठीक है, इससे आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा आखिर कि एसिड में आपको डालना क्या है। आपको याद रहेगा कि एसिड में हमेशा कौन सा लिटमस पेपर डालते हैं? ब्लू लिटमस पेपर। तो ये वो एक तरीका था जो हम पुराने ज़माने में यूज़ करते थे फॉर द आइडेंटिफिकेशन वेदर द सब्सटेंस इज एसिड और बेस। बट ये तरीका हो गया अभी पुराना। कैसा होता है, कई बार कई चीज़ें गलती से लिटमस पेपर टेस्ट दे देती हैं पॉजिटिव, और कई बार हम लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं यार ये चीज़ ठीक नहीं है, ये तो सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए है। लेकिन कई बार हमारे दिमाग में सवाल आता है कि आखिर एसिड है क्या, आखिर एसिड है क्या। तो हमारे केमिस्ट्री में एक बहुत ही फेमस नाम के एक साइंटिस्ट होकर गए। पूरा नाम तो खैर अभी आपको उनका याद करने की नीड नहीं है। उनका नाम था अरहेनियस। ठीक है, अरहेनियस। ये जो अरहेनियस थे, इन्होंने लोगों को कहा कि अगर आप किसी भी सब्सटेंस को पानी में डालते हो, याद रखना था पानी वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिना पानी के ना एसिड है ना बेस है, कोई किसी की कोई औकात नहीं है। अगर आप किसी सब्सटेंस को पानी में डालते हो और पानी में जाने के बाद अगर H+ आयंस, ठीक है, आपने 9th क्लास में याद किए हैं ना सारे आयंस के नाम, H+, O2 नेगेटिव, N3 नेगेटिव, वैसे अगर सब्सटेंस में जाने के बाद H+ आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, पानी में जाने के बाद अगर वो सब्सटेंस अपने अंदर से H+ आयन प्रोड्यूस करके दे रहा है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम कहेंगे एसिड। ये अरहेनियस ने कहा। ठीक है, और अगर मान लेते हैं अरहेनियस ने कहा अगर किसी सब्सटेंस को पानी में डालने के बाद OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस हो रहा है, तो ऐसे पर्टिकुलर सब्सटेंस को हम लोग कहेंगे बेस। तो इस हिसाब से अरहेनियस ने बहुत सारे एसिड्स के नाम बताए दुनिया को। मैं कुछ आपको एग्जांपल दे देती हूँ एसिड्स के। बहुत सारे नाम बताए कि देखो ये भी एसिड, देखो ये भी बेस, देखो ये वो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर HCl पानी में जाने के बाद H+ दे देगा। HNO3 पानी में जाने के बाद H+ दे देगा। H2SO4 उसके बाद पानी में जाने के CH3COOH, HCOOH। ऐसे और भी बहुत सारे एसिड्स हैं, फ्यूचर में पढ़ेंगे, है ना। अच्छा, बराबर, वेरी गुड। कई उन्होंने बेसिस के नाम दिए, जैसे एक नाम दिया NaOH, एक नाम दिया KOH, CaOH होल ट्वाइस 2, है ना, MgOH होल ट्वाइस 2, बराबर, ऐसे एक्सेट्रा। मैं सिर्फ गिने चुने थोड़े बहुत लिखवा रही हूँ, ऐसे बहुत सारे नाम दिए कि भैया हम तो वो लोग हैं जो पानी में जाने के बाद क्या देंगे? H+ और हम क्या देंगे? OH-। तो आपकी जो 10th क्लास की या फिर लेट्स से अगर 9th क्लास में कहीं पे भी अगर आप एसिड बेस का चैप्टर पढ़ रहे हैं 9th 10th में, कहीं पे भी अगर आप एसिड बेस पढ़ें तो आप ये देखेंगे कि आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ अरहेनियस थ्योरी है।
मतलब अरहेनियस के अकॉर्डिंग एसिड वो लोग होंगे जो पानी में जाने के बाद H प्लस प्रोड्यूस करेंगे, और बेस वो होंगे जो पानी में जाने के बाद OH नेगेटिव प्रोड्यूस करेंगे अकॉर्डिंग टू अरहेनियस। आपके सिलेबस में बस यही एसिड है, वही बेस है। बट कुछ सालों बाद जब केमिस्ट्री और डेवलप हुई तो हमने ये देखा, बट वी ऑब्जर्व्ड कि जो आप लोगों का BH3 है, अच्छा चलो BH3 को छोड़ती हूँ इसलिए तुम कंफ्यूज हो गए, जो NH3 है इसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहा जाता है अमोनिया। अमोनिया एक वेरी 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 गुड बेस है। अरहेनियस के तो पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई। क्यों? क्योंकि अरहेनियस कह रहा था यार बेस तो वो लोग होते हैं जिनके पास OH नेगेटिव होता है, लेकिन अमोनिया के पास तो आपको दिख ही नहीं रहा है कोई OH नेगेटिव। बताओ फिर, है ना। अरहेनियस ये कहता था कि एसिड में उन लोगों को कहूँगा जिनके पास H प्लस होगा पानी में जाने के बाद। तुम्हें पता है AlCl3 एक एसिड है, एसिडिक नेचर है इसका। मैडम इसके पास तो लेकिन H है ही नहीं। तो इसका मतलब अरहेनियस ने जो दुनिया को बताया कि देखो H प्लस रखने वाले लोग एसिड और पानी में जाने के बाद OH नेगेटिव देने वाले लोग बेस, इस थ्योरी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यानी कि अरहेनियस की थ्योरी जो है वो बेसिकली इज़ अ फ्लॉप थ्योरी, या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ इज़ इनकम्प्लीट थ्योरी, क्योंकि ऐसे कई सब्सटेंस हम लोगों को अपने आजू बाजू देखने को मिल रहे हैं जिनके पास OH नेगेटिव नहीं है बट येट दे आर बेस। हमें ऐसे कई सब्सटेंस अपने आजू बाजू देखने को मिल रहे हैं जिनके पास H प्लस नहीं है बट येट दे आर एसिड। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो बाद में फिर केमिस्ट्री में और डेवलपमेंट हुआ लेटर, है ना। तो लेटर फिर आगे जाकर और 2 नई थ्योरीज आई। थ्योरी नंबर 2 एक आई जिसका नाम था लॉरी ब्रॉनस्टेड थ्योरी, एक ये आई आप लोगों की, है ना। फिर उसके बाद एक थ्योरी नंबर 3 भी आई जिसका नाम था लेविस एसिड बेस थ्योरी, ये भी आई। अब ये जो 2 थ्योरी मार्केट में आई, इन दोनों थ्योरीज ने कंप्लीटली एसिड क्या होते हैं उसको समझाया, बेस क्या होते हैं उसको समझाया। बट आपके सिलेबस में ये चीज़ नहीं है। जब आप 11th क्लास में जाएंगे वहाँ पे एक चैप्टर है आयोनिक इक्विलिब्रियम, वहाँ पर आप इन दोनों थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे कि अच्छा लॉरी ब्रॉनस्टेड थ्योरी क्या है, लेविस एसिड बेस थ्योरी क्या है। फिलहाल अप टू 10th क्लास आपको यही याद रखना है कि एसिड म्हणजे मतलब एसिड मीन्स 2 सब्सटेंसेस which gives H plus ions when dissolved in water, और बेस वो सब्सटेंस होंगे जिन्हें पानी में डालने के बाद वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, OH नेगेटिव प्रोड्यूस करेंगे। आपको 10th क्लास तक यही याद रखना है। बट मैंने ये चीज़ क्यों बताई, ताकि आपको ये पता रहे कि अच्छा एसिड बेस की आगे भी दुनिया है जो कि हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप सो कि एसिड और बेस आपको समझ में आया होगा कि आखिर व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एसिड, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म बेस। एसिड कौन से टेस्ट के होते हैं, सॉर, और बेस कौन से टेस्ट के होते हैं, बिटर। एसिड पानी में जाने के बाद H प्लस, बेस पानी में जाने के बाद OH नेगेटिव। एसिड में कौन सा लिटमस पेपर डालते हैं, ब्लू, ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, रेड में। और बेस में क्या डालेंगे, उसका उल्टा। ठीक है, तो पेपर में आपको 2 मार्क्स के लिए एसिड बेस का डिस्टिंग्विश भी पूछा जा सकता है अगर थ्योरी पेपर होता है तो, अदरवाइज MCQ है तो फिर हजारों MCQs क्रिएट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आज हम लोगों ने ये डिस्कशन कर लिया कि आखिर एसिड होते क्या हैं और आखिर बेस होते क्या है ना, बराबर। इसीलिए तुम देखो यहाँ पे A ब्लू RH के बाजू में मैंने हाइड्रोजन लिख के रखा था। हाइड्रोजन इसीलिए ताकि आपको पता हो कि आपका एसिड कौन से आयंस प्रोड्यूस करके देता है, H प्लस आयंस। ठीक है, कौन से आयंस, H प्लस आयंस प्रोड्यूस करके देता है। ठीक है, जब आप हायर स्टैंडर्ड्स में पहुंचेंगे, जब आप फ्यूचर में हायर पढ़ाई करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि कई किताबों में H प्लस लिखने के बजाय वो लोग H3O प्लस भी लिख कर देते हैं। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों सेम ही चीज़ होती है। यानी कि H प्लस लिखो कि H3O प्लस लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। डन, ओके। अब हम लोग वापस से मूव करते हैं जिस पे हमारा डिस्कशन ऑलरेडी चल रहा था। क्या डिस्कशन चल रहा था हम लोगों का, बताओ, इंडिकेटर्स पर। तो जब हम इंडिकेटर्स के पास गए, हमने देखा
अच्छा कि मैडम आपने तो बहुत सारे नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में बताया, कुछ आप सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में भी आप बता दीजिए। तो देखो, सिंथेटिक इंडिकेटर्स की दुनिया में एक नाम है जो बहुत 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 फेमस है ना, उसका नाम है मिथाइल ऑरेंज। इसका नाम ही मिथाइल ऑरेंज इसलिए रखा गया है भाई, क्योंकि ये दिखता ही आपका ऑरेंज कलर का है। ठीक है, दिखता ही कौन सा है, ऑरेंज कलर का। उसके अलावा पॉइंट नंबर 2, एक और इंडिकेटर होता है जिसका नाम होता है फिनोप्थैलिन। ढंग से सुन लेना मैं क्या बोल रही हूँ, स्पेलिंग याद कर लेना। लोगों से काफ़ी बार फिनोप्थैलिन की स्पेलिंग गलत होती है। ठीक है, फिनोप्थैलिन, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के क्या हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ यही 2 सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं, ये तो मैंने आपको फेमस सिंथेटिक इंडिकेटर्स के नाम बताए। ऐसे और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, बराबर, ऐसे और भी बहुत सारे होते हैं। तो पेपर में हमसे क्या पूछा जाएगा, पेपर में आपको ऑप्शन दे देगा, है ना, बराबर। आप लोगों को क्या दे देगा बताओ, ऑप्शन दे देगा। ठीक है, कि बताइए, आइडेंटिफाई करिए कि इसमें से कौन सा नेचुरल है, कौन सा आप लोगों का सिंथेटिक है। तो आपको पता होना चाहिए, जितनी मैंने ये लिस्ट बनाई है ये पूरे पता होने चाहिए। अच्छा, ये सारे के सारे कौन है आप लोगों के नेचुरल। अच्छा, इसमें एक और आता है ग्रेप जूस, अंगूर का जूस, ये भी एक नेचुरल है ना। एक और आता है बीटरूट, वो लाल लाल कलर का बीटरूट, है ना, ये भी आपका एक नेचुरल इंडिकेटर है। ऐसे और भी बहुत सारे आते हैं यार, बट उतनी सारी लिस्ट है ना हम याद रखेंगे, बट जितना मैंने लिखा है ये आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अच्छा ये नेचुरल है, और उसके अलावा ये कौन है हम लोगों का सिंथेटिक है ना। उसके अलावा आपसे दूसरी चीज़ ये पूछ ली जाएगी ऑप्शन देकर कि आइडेंटिफाई करिए इसमें से ऑल्फैक्टरी कौन है। तो ऑल्फैक्टरी के नाम पे आपको 3 ही इंडिकेटर्स को ध्यान में रखना है। पहला अनियन आपको याद रखना है, दूसरा वेनिला आपको याद रखना है, तीसरा लौंग यानी कि क्लोव आपको याद रखना है। ये तीनों के तीनों ऑल्फैक्टरी है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स मतलब जो स्मेल चेंज करते हैं, कलर नहीं, जो क्या चेंज करते हैं, आपका स्मेल। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसमें हर स्टूडेंट का दिमाग का दही हो जाता है वो ये, किसका कलर क्या है और कौन सी चीज़ का कलर किस में चेंज होगा। अब जैसे कि देखो, हम लोग बात करते हैं टर्मरिक के बारे में। हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, टर्मरिक के बारे में। पूरी दुनिया जानती है कि टर्मरिक कौन सी कलर की दिखती है, येलो। सबको पता है हल्दी टर्मरिक इज़ अ येलोइश इन नेचर। अगर आप टर्मरिक को किसी ऐसे सब्सटेंस में डालते हैं, अगर आप टर्मरिक को किसी ऐसे सब्सटेंस में डालते हैं जो सब्सटेंस, अगर आप टर्मरिक को किसी ऐसे सब्सटेंस में डालते हैं जो सब्सटेंस आप लोगों का कैसे नेचर का है बताओ, बेसिक नेचर का है, तो देखना आपकी हल्दी लाल कलर में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसा कि मैंने कहा, साबुन के पास जाओ, ठीक है, बराबर, साबुन के पास जाओ और साबुन में हल्दी डालकर देखो, देख लेना हल्दी लाल कलर की हो जाएगी। इससे ये प्रूफ होता है कि साबुन के अंदर बेस मौजूद है। और इससे ये भी पता चलता है, अच्छा हाँ साबुन तो स्लिपरी लग रहा था, ओ मतलब साबुन के अंदर कौन है, बेस है। प्रूफ हो गया, ठीक है। अच्छा, और अगर मैडम कोई सब्सटेंस एसिड रहा और एसिड के अंदर ही हमने हल्दी डाल दी तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वो येलो था, येलो है और येलो ही रहेगा। तो अगर हल्दी का कलर किसी चीज़ में मिक्स करने पे येलो का येलो ही रह गया, मतलब समझ जाओ कि वो एसिड है। करके देख लो, घर में नींबू लो, नींबू को काटो, नींबू के ऊपर हल्दी डाल के देखो, देखो हल्दी के कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। और थोड़ा सा साबुन लो, साबुन के ऊपर हल्दी डाल के देखो, पता चल जाएगा कि अरे वाह ये तो देखो रेड कलर में कन्वर्ट हो गया, है ना, बराबर। अच्छा, उसके अलावा एक और होता है, इसके बारे में भी लोगों को पता होना चाहिए, मिथाइल ऑरेंज। कि मिथाइल ऑरेंज में क्या चेंजेस हमको दिखने को मिलते हैं। देखो, मिथाइल ऑरेंज का खुद का कलर, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज का खुद का कलर ऑरेंज होता है, इसीलिए उसका नाम भी रखा गया है मिथाइल ऑरेंज। जब आप मिथाइल ऑरेंज को किसी एसिड वाली चीज़ में डालते हो तो ये कन्वर्ट हो जाता है रेड कलर में, और जब किसी बेसिक वाली चीज़ में डालते हो तो ये कन्वर्ट हो जाता है येलो कलर में, ठीक है। तो आप इस दोनों को, टर्मरिक को और इस मिथाइल ऑरेंज को
कैसे याद रखिएगा, ऐसे याद रखिएगा कि अपोजिट ऑफ ईच अदर। स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कत होती है कलर्स को याद करने में, तो आप किसी एक का याद कर लेना। मैं तो टर्मरिक का याद रखती हूँ कि साबुन में डालने पे लाल हो जाता है, ठीक है, और एसिड में डालने पे कुछ नहीं होता। और दूसरी चीज़ मैं ये याद रखती हूँ कि टर्मरिक और मिथाइल ऑरेंज एक दूसरे के उल्टे होते हैं, रिवर्स। मतलब टर्मरिक को एसिड में डालने पे येलो हुआ, बेस में डालने पे रेड हुआ, तो मिथाइल ऑरेंज का उल्टा कर दो, समझ लो, इसका रेड कर दो और उसका येलो कर दो। तो इससे याद कम करना पड़ता है और चीज़ों याद भी हो जाती हैं। इसके अलावा एक और ही बहुत फेमस सिंथेटिक इंडिकेटर है फिनोप्थैलिन। इसको तो आप आगे जाके 11th क्लास में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे अपनी डे टू डे लाइफ में। फिनोप्थैलिन का खुद का कलर कलरलेस होता है। जैसे पानी होता है ना, वैसे ही आपका जो फिनोप्थैलिन इंडिकेटर है, इसका खुद का कलर कैसा होता है, कलरलेस। अगर आप इसको बेस में डालेंगे तो ये पिंक कलर का हो जाएगा। कौन से कलर का, पिंक कलर का, बराबर। और अगर आप इसको किसी एसिड में डालेंगे तो ये कलरलेस था, कलरलेस है और कलरलेस ही रहेगा, बेसिकली कोई चेंज नहीं। तो अगर आपने फिनोप्थैलिन को किसी बेस में डाला तो पिंक कलर आपको दिखने लगेगा। अगर आपने उसको क्या डाला, किसी एसिडिक सब्सटेंस में डाला, तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ, वो कन्वर्ट हो जाएगा आप लोगों के कलरलेस में। कलरलेस था, कलरलेस है और कलरलेस ही रहेगा, ठीक है। बाकी लिटमस पेपर का तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट चलो एक बार और बता देती हूँ, है ना, कि लिटमस पेपर के साथ क्या होगा, LITMUS लिटमस पेपर। तो देखो डिपेंड ये करेगा कि आपने कौन सा लिटमस पेपर डाला है, ठीक है, डिपेंड ये करेगा। अगर आप ब्लू लिटमस पेपर डाल रहे हो तो अलग बिहेवियर देखने को मिलेगा। अगर रेड लिटमस पेपर डाल रहे हो तो अलग बिहेवियर देखने को मिलेगा। अगर ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डाला तो वो कन्वर्ट हो जाएगा रेड में, और ब्लू वाले को अगर बेस में डाला तो आपको ब्लू का ब्लू ही मिलेगा, कोई चेंज नहीं होने वाला। अगर आपके पास एक रेड लिटमस पेपर है और आपने उसको एसिड में डाला तो रेड ही रह जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। और अगर उसी रेड लिटमस पेपर को आपने किस में डाला, बेस में डाला, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आप लोगों के ब्लू में, ठीक है। तो लिटमस पेपर में बेसिकली इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा वाला यूज़ कर रहे हो। इसके अलावा रेड कैबेज से लेकर वो हाइड्रेंजिया का फ्लावर, रोज़ पेटल्स का फ्लावर, सबके अलग अलग फ्लावर्स के अलग अलग कलर चेंज होंगे, बट आपको इतने सारे कलर चेंज याद नहीं रखने हैं। आपको 4-5 ही थे जो आपको अपने सिलेबस में बहुत ज़्यादा डिटेल में याद रखना था। वो था फिनोप्थैलिन, मिथाइल ऑरेंज और आप लोगों का ब्लू लिटमस, रेड लिटमस, और एक आपको याद रख लेना चाहिए था टर्मरिक। दैट्स ऑल, है ना। बाकी अब आपको और कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा मैं तुम्हें ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का भी बता दूं, क्योंकि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में क्या होता है, कलर चेंज नहीं होता। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में क्या होता है, स्मेल चेंज होती है ना। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में चेंज में क्या आता है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में स्मेल चेंज होती है, बराबर। तो आपको पहले की स्मेल पता होनी चाहिए और बाद की स्मेल आपको पता होनी चाहिए। जब आपको पहले की स्मेल और बाद की स्मेल पता होगी तो ही आप कर पाओगे। अब जैसे मैंने क्या कहा, अगर आपको पता है कि प्याज की स्मेल कैसी होती है तो अच्छी बात है। अगर आपको नहीं पता है कि प्याज की स्मेल कैसी होती है तो जाओ जाके प्याज काटो और सूंघो उसको कि प्याज की स्मेल कैसी होती है, ठीक है, बराबर। अच्छा ठीक है, अगर मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं अगर मैंने प्याज की स्मेल जिस चीज़ से आ रही है, फॉर एग्जांपल मान के चलो मैंने कुछ प्याज खा लिया, जैसे यूजुअली हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, सैलेड हमको मिलता है, उसमें ककड़ी, टमाटर, प्याज वगैरह वगैरह हमको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। या फिर मान लेते हैं आपने कोई ऐसा वेजिटेबल खा लिया या ऐसा कोई डिश आपने खा ली जिसमें प्याज ही प्याज था, तो आपके मुंह से पूरी प्याज की महक आने लगती है, जो कि किसी को अच्छी नहीं लगती, है ना, प्याज की स्मेल। खैर, तो आप क्या करो, आप प्याज की स्मेल आपके मुंह से आ रही है, अब दो ऑप्शन है, हम क्या करें। तो हमने क्या किया, ठीक है, हमने क्या किया, सोचा एक काम करता हूँ, कुछ ऐसा खा लेता हूँ जिसमें एसिड हो सकता है नींबू में भी तो एसिड होता है भाई, कौन कह रहा है कि जाके हाइड्रोक्लोरिक एसिड पियो। फिर तुमने सोचा कुछ ऐसा खा लेता हूँ जिसमें बेस हो, है ना। अच्छा, तुमने ऐसा सोचा। फिर तुमने सोचा क्या खाऊं,
तो तुमने ये देखा कि अच्छा अनियन को अगर जिस भी चीज़ से अनियन की स्मेल आ रही है, चाहे वो आपका माउथ हो या चाहे कोई कपड़ा हो, है ना, कोई भी हो, बराबर, कोई भी हो, अगर अनियन के जिस भी चीज़ के पास से अनियन की स्मेल आ रही है ना, उस चीज़ को अगर हम किसी एसिड में मिक्स कर दें या उसमें कोई एसिड डाल दें, उसमें हमने क्या डाल दिए, एसिड डाल दिए, ठीक है, अच्छा उसमें हमने क्या डाल दिया, एसिड डाल दिया, तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? हाँ, क्या फ़र्क पड़ेगा बताओ? वो ये पता चलेगा कि एसिड डालने पे कुछ नहीं हुआ, रिमेन एज इट इज़, मतलब जो स्मेल पहले आ रही थी वैसी की वैसी ही रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने कुछ ऐसा सब्सटेंस डाल दिया, है ना, जो आपका कैसा हो, बेसिक होगा जो नेचर में, तो अनियन की पूरी स्मेल गायब हो जाएगी, ठीक है, पूरी की पूरी स्मेल गायब हो जाएगी। ऐसा लगेगा ही नहीं कि अनियन क्या था आप लोगों का, बताओ, कोई स्मेल दे रहा था, ऐसे ये होता है। तो यानी कि कभी भी अगर तुम्हारे मुंह से प्याज की बदबू आए तो कोई ऐसी चीज़ खाने का सोचना जिसमें बेस हो, ये मत खा लेना साबुन उठा के पगले सामान, ठीक है, कि यार इसमें भी तो बेस होता है मैडम। खैर, वैनिला की बातचीत करते हैं। वैनिला की स्मेल अच्छे से सुनी होगी सभी लोगों ने, मतलब सूंघी होगी, नॉट सुनी होगी, है ना। वैनिला की स्मेल हाँ पता है, कितनी प्यारी होती है बताओ, एकदम प्यारी। अच्छा, अगर आपने किसी ऐसी चीज़ जिसके पास से वैनिला की स्मेल आ रही है ना, अगर आपने उसमें एसिड डाल दिया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, रिमेन एज इट इज, कुछ नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा मैडम, अगर लेके मैंने बेस डाला तो बताइए, बेस डालने से क्या होगा? बेचारा जो वो आपका वैनिला है ना, उस वैनिला की स्मेल गायब हो जाएगी, इतनी प्यारी सुगंध है ना, वो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी बोलो, गायब हो जाएगी। ऐसा होता है ये। इसके अलावा एक होता है लौंग, जिसका मैंने नाम आपको लिख के दिया है इंग्लिश भाषा में, क्लोव, ठीक है। लौंग सभी ने देखी होगी, नहीं देखे हो, है ना, तो जाओ जाके किचन में देखो कि लौंग मैं किसको कह रही हूँ, लौंग को देख कर आओ, लौंग की को खा के देखो, जब जीभ पे रखोगे थोड़ा तीखा तीखा सा लगेगा और उसकी स्मेल अलग ही आती है, लौंग की अलग आती है स्मेल, राइट। अच्छा ठीक है, एक मिनट, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो क्लोव, ठीक है, लौंग, उसको आप जाके एक बार देखिएगा कि उसका क्या है ना। अच्छा, तो जब आप एसिड में डालेंगे तो क्या होगा बताओ? ये हो जाएगा कि एसिड में रिमेन एज इट इज़, मतलब जो उसकी स्मेल है वो स्मेल वैसी की वैसी रहेगी, और बेस में जाके उसकी स्मेल क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एसिड में डालने पे इनकी स्मेल थोड़ी सी चेंज हो जाती है, और मतलब होगी नहीं होगी, डिपेंड करेगा सब्सटेंस पे। फिलहाल अभी हमारे सिलेबस में 3 ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स थे, अनियन, वैनिला और क्लोव, इनकी तो स्मेल चेंज नहीं हो रही थी, बाकी किसी का नहीं पता। लेकिन मैडम कोई ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर यूज़ क्यों करेगा? हम लोग ये क्यों नहीं कर रहे हैं, आप ये क्यों नहीं यूज़ कर रहे हो, क्या नाम है इसका, कलर वाले, अब ये ऑल्फैक्टरी क्यों इंडिकेटर यूज़ करो? कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो विजुअली नहीं देख पाते लेकिन वो सूंघ तो सकते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। तो ये थी हम लोगों के आज की क्लास, इस चैप्टर की एक इंट्रोडक्टरी क्लास, जिसमें हमने ये देखा
कि हमारे सिलेबस में एसिड का मतलब क्या है, हमारे सिलेबस में बेस का मतलब क्या है, हमारे सिलेबस में इंडिकेटर्स का मतलब क्या है ना। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी, और कितने प्रकार के इंडिकेटर्स हैं, उन्हें कैसे क्लासिफाई किया गया है, उनका क्या यूज़ है, राइट, ये सब हम लोगों ने देखा। और सॉल्ट के बारे में अभी मैंने नहीं बताया है, क्योंकि पहले हम पूरी तरीके से एसिड और बेस के अलग अलग प्रकार की रिएक्शंस पढ़ लेते हैं, और उसके बाद हम लोग फिर सॉल्ट से मूव करेंगे, ठीक है। तो ये थी हम लोगों की एक छोटी सी कहानी, बराबर। आई होप सो कि यहाँ तक कोई डाउट ना आया हो। ये पूरा पार्ट रट्टाफिकेशन का पार्ट है, बहुत अच्छे से रट के रखना, कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए बाद में तुमको ही रट्टा मारने में, है ना। तो तुम्हें ही दिक्कत आएगी कि अरे टर्मरिक का ये कलर था कि वो कलर था, ये था कि वो था। तो अच्छे से पढ़ना काफ़ी, ठीक है, ताकि दिक्कत ना आए। फ़िलहाल अभी हम लोग इस चीज़ को रोकते हैं, और कल की क्लास में हम लोग एसिड और बेसिस की रिएक्शंस पढ़ना शुरू करेंगे। तो रिएक्शंस को पढ़ने के लिए बहुत नेसेसरी है कि केमिस्ट्री का चैप्टर 1 आपको आना चाहिए। किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शंस लिखते हैं वो आपको आनी चाहिए। आपको वो पूरा का पूरा चार्ट रटा हुआ होना चाहिए कि H पॉजिटिव होता है, हाइड्रो ऑक्साइड मतलब OH नेगेटिव होता है, सल्फेट मतलब SO4 नेगेटिव होता है ना, ठीक है।